सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 10वीं कक्षा का जो सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई ने जो रिलीज किया है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। जो 2020-21 जो है उसमें सीबीएसई ने सिलेबस जो आपका होता है हर साल उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया है, तो काफ़ी कम सिलेबस रह गया है। एक बात तो ये है, तो उसी के अनुसार आपका ये सैम्पल पेपर है, तो हम इसको हल करेंगे। उससे पहले हम जो निर्देश हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि सेम वही आपके पेपर में रहते हैं, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले बात क्या है कि इसमें जो समय है इस पेपर का वो है 3 घंटे और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 11 पेज होंगे पेपर में और उनमें 19 प्रश्न होंगे। तो प्रश्न संख्या आपको ध्यान से लिखनी है। 15 मिनट जो हैं आपको केवल पेपर पढ़ने के लिए दी जाएंगी। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और जो प्रश्न आप कर रहे हो उसकी क्रम संख्या को आप बहुत ध्यान से लिखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप ध्यान रखेंगे इस पेपर में वो ये है कि ये जो पेपर है वो 2 पार्ट में है, ठीक है। एक आ है और एक ए है। ए और आ आप अगर यहाँ पे देखते हैं, ए भाग है, ये बहुविकल्पात्मक का है, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि ऑप्शनल है। इसमें आपके विकल्प होंगे। जो ए भाग है और वो 40 नंबर का है। दूसरा भाग भी 40 ही नंबर का है। उसमें आपका क्या है, आपको 2-3 पैराग्राफ देंगे, उसमें से आंसर छांटने हैं। कुछ पत्र है उसको पूरा करना है। वाक्य निर्माण है, वाक्य निर्माण 2 तरह से आता है। एक में आपको क्या करना होता है, चित्र देख करके वाक्य बनाने होते हैं, और दूसरे में आपको हिंदी में वाक्य दिए गए होते हैं, उनकी आपको संस्कृत बनानी होती है। एक आपका कोई भी श्लोक आ जाता है, श्लोक में से आपको प्रश्नों का उत्तर छांट करके लिखना होता है। ये सब जो है वो आ भाग में आएगा जो 40 नंबर का है। और जो पहला भाग है उसमें जो है आपका क्या आ रहा है, लगभग व्याकरण आएगी पूरी की पूरी। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे रहा है ए भाग जो है उसमें आपका 40 नंबर का पूरा व्याकरण आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कौन सा व्याकरण का कौन सा पार्ट कितने नंबर का आ रहा है वो आप इसमें नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपका संधि का प्रश्न है। संधि में आपको या तो संधि करनी है, संधि करनी है का मतलब क्या है, प्लस के इधर और उधर 2 शब्द होंगे उनको आपको जोड़ करके एक बनाना है, या फिर संधि विच्छेद करना है, यानी कि एक शब्द जो होगा उसको अलग करके लिखना है, ठीक है। ये आपको इस प्रश्न में करना है और ये 4 नंबर का प्रश्न है, ये ध्यान आप रखेंगे। 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें एक चीज ये भी है कि यहाँ पे आपको 4 प्रश्न करने हैं, ठीक है। इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे, यहाँ पे 5 प्रश्न है और आपको केवल इसमें से 4 करने हैं, ठीक है। तो एक अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको ऑप्शन दिया गया है। तो अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो क्या है, अचिराद एव चंड वातेन मेघ रवैश्च सह प्रवर्षः समजायत। क्या कहता है कि बहुत देर तक अत्यधिक तेज हवा चली और बादलों की आवाज थी, उसके साथ बहुत अधिक वर्षा हुई, ये कहते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। 3 ऑप्शन है आपके, अचिराद प्लस एव, अचिरात प्लस एव और अचिराद प्लस एव। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो होगा वो ख ऑप्शन होगा, क्योंकि तय के बाद जब ए आया है, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण जो होता है उसके बाद अगर कोई स्वर आए या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए। अब आप सोचोगे कि ये पहला दूसरा वर्ण में क्या बता रही हूं, तो ये वो चीज है कि जब आप स्वर व्यंजन याद करते हैं तो व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। उसमें मान लो क वर्ग है, क वर्ग के पहले 2 वर्ण क्या है, क और ख। तो प्लस के पहले 2 वर्ण हो, जैसे त वर्ग है यहाँ पे त या थ हो, और प्लस के बाद कोई भी स्वर जैसे ए आ ई ये सब आए, या फिर उन्हीं का वो जो वर्ग थे उनका तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए। जैसे क वर्ग का तीसरा क्या है, ग, चौथा घ, पांचवा ग। उनमें से अगर कोई आता है तो यहाँ पे जो पहला प्लस के पहले यानी कि जो तय आया है उसको आप तीसरा बना देंगे। कहने का मतलब क्या है, पहला दूसरा प्लस स्वर या तीसरा चौथा पांचवा, तो आप यहाँ पे प्लस के पहले जो पहला आया था उसको आप तीसरा बनाएंगे। तो तय का तीसरा क्या है, द है, तय थ द, तय वर्ग का तीसरा है द। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे देव तय का
द होकर के एक ही मात्रा इस पे लग करके वो हो गई है। तो ख ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से इसमें नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि जो सैंपल पेपर है, प्रश्न पत्र जो हल होगा आपका, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने कि 10th में गिने चुने नियम है, संधि है तो समास है, तो जैसे समास 3 ही आ रहे हैं, प्रत्यय 3 ही आ रहे हैं आपके सिलेबस में। संधि जो है वो संधि केवल आपकी व्यंजन और विसर्ग संधि आ रही है। व्यंजन संधि में भी 2-3 ही नियम है और विसर्ग संधि में भी आपको 2-3 नियम ही करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। तो हमने व्यंजन संधि की बिल्कुल 2020-21 के सिलेबस के अनुसार एक अलग वीडियो बना दी है। विसर्ग संधि की भी बिल्कुल जो केवल 2020-21 के सिलेबस में आ रहा है उसकी अलग से वीडियो बनाई है। समास की भी हम उसी तरीके से बना रहे हैं। तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप हमारी वो वीडियो देख लीजिए। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो आप समझा दीजिए, तो हम समझा देंगे आपको। तो अगला जो है वो देख लेते हैं हम। अगले में लिखा है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थ है पलस महान रिपुः, कि आलस्य जो है मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यहाँ पे लिखा है शरीरस्थः प्लस महान। आपको यहाँ पे संधि करनी है। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, प्लस के पहले विसर्ग है। विसर्ग देखते आपको समझ में आएगा, यहाँ पे विसर्ग संधि है और प्लस के बाद है म, यानी कि विसर्ग के बाद 5वां वर्ण आया। 5वां कैसे, पै वर्ग का 5वां, पै फै बै भै मै। तो आप क्या देखते हैं कि विसर्ग के बाद जब भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आते हैं तो विसर्ग को ओ हो जाता है। ये आपका नियम है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं करा सकती, पर फिर भी बता रही हूं। तो यहाँ पे विसर्ग को ओ हो जाएगा। तो आपका जो 3 ऑप्शन है, शरीरस्थो महान, शरीरस्थ महान, शरीरस्थ महान, इनमें से पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे जो थ पे विसर्ग था उसको हो गए ओ हो गया, शरीरस्थो महान। अगला आपका है कश्चित कृषक है बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन आसीत, कोई किसान जो है वो बैलों के माध्यम से खेत जोत रहा था। तो यहाँ पे शब्द जो है कश्चित, उसकी आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ग वाला, कह पलश्चित। कारण क्या है, देखिए संधि जब भी होगी तो कोई ना कोई परिवर्तन होगा। अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ उसको अलग करके लिख रहे हैं, तो वहां पे संधि नहीं है। वो केवल वर्ण संयोजन है। क्या है वो, वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का मतलब क्या होता है कि वहां पर केवल वर्णों को, अक्षरों को जोड़ दिया है। ठीक है, वहां पे केवल अक्षरों को जोड़ा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। संधि जब भी होती है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा। जैसे कश्चित है, यहाँ पे आप देखेंगे पहले ऑप्शन में कुछ नहीं किया, बस कश और चित को अलग कर दिया। ख ऑप्शन में भी क्या किया है, ख ऑप्शन में भी यही किया, क को अलग कर दिया, चित को अलग कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। जो ग ऑप्शन है उसमें रियल में परिवर्तन हुआ है, कह प्लस चित लिखा है। क्या परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन ये हुआ है कि यहाँ पे च के पहले जो श है उसको विसर्ग हो गया। कह पे आपको विसर्ग दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे क्या नियम है, यहाँ पे नियम ये है कि विसर्ग प्लस च अगर होता है तो विसर्ग को ये वाला श हो जाता है। ये वाला श कौन सा, तालव्य शकार। ये वाला श कौन सा होता है, तालव्य शकार होता है, और आप उसको बोलते हैं दोवे वाला स। तो जब भी विसर्ग के बाद च आता है तो विसर्ग को आपका दोवे वाला स यानी कि तालव्य शकार हो जाता है। तो आपका ग ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, किंचित कालम न एमाम अस्मात् प्लस नगरात बहु दूरम, कि कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ। तो आपको यहाँ पे अस्मात् प्लस नगरात की जगह पे संधि करनी है। 3 ऑप्शन है अस्मात् नगरात। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैंने बोला था अगर परिवर्तन नहीं हो रहा तो कोई संधि नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं है, बस तय का हलंत हटा करके यहाँ पे आधा तय लिख दिया इसके बीच में, ये ऑप्शन गलत है। तय पे हलंत है, इसका मतलब भी आधा तय, और यहाँ पे क ऑप्शन में आधा तय लिख दिया इस तरह से, उसका मतलब भी आधा तय। तो कोई परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है असमान नगरात, ये ऑप्शन सही है, कारण मैं बताऊंगी अभी। तीसरा ऑप्शन है अस्माद नगरात। ठीक है, तो अब देखिए आप तीसरे ऑप्शन में द लिखा है। चलो हम समझ सकते हैं कि तय की जगह पे तीसरा वर्ण द हो गया, लेकिन ये आधा होना चाहिए ना, क्योंकि तय के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं अस्मात प्लस नगरात में यहाँ पे तय के बाद कोई भी स्वर नहीं है, यानी कि कोई मात्रा नहीं है। अगर तय के बाद कोई मात्रा होती तो तय पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो न है, तो ग ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अब ख सही है। ख में क्या नियम है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या नियम है
कि तय के बाद जब भी न आता है तो इस तय को भी न हो जाता है, और न कैसा होगा, न आधा होगा। तो इस तरह से आपका शब्द बनेगा। देखिए अस्मा यूं का यूं लिखा, तय की जगह पे आधा न है, फिर नगरात का न और ग्रात अब बाद में जोड़ दिया। ये संधि आपकी यहाँ पे हुई। पांचवा है अयोग्य पुरुष है नास्ति योजक पलस्तत्र दुर्लभ है, कि अयोग्य पुरुष जो है उसके लिए कुछ भी जोड़ना जो होता है ना वो दुर्लभ होता है। तो आपको संधि करनी है योजक पलस्तत्र की जगह पे। तो पहला ऑप्शन है योजकस्तत्र, ये सही ऑप्शन है, कारण बता दूंगी। अगला है योजक पलस्तत्र। अब यहाँ पे जो है कुछ नहीं किया, विसर्ग को हटा दिया। विसर्ग को हटाने वाला नियम यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, अभी समझा दूंगी। तो ये ख ऑप्शन गलत है। ग ऑप्शन में क्या है, विसर्ग की जगह पे आप ये दवे वाला स यानी कि ताले व शकार देख रहे हैं, ये भी गलत है। अभी देखते हैं ख कै क्यों सही हुआ। कै के सही होने का कारण ये है कि प्लस के पहले है विसर्ग और प्लस के बाद है तय। ठीक है, विसर्ग के बाद जब भी तय आता है तो इस विसर्ग को ये वाला स यानी कि दंत्य सकार हो जाता है। दंत्य सकार यानी कि आप क्या बोलते हैं इसको, रे वाला स बोलते हो। मैंने यहाँ पे कुछ नियम कराए हैं, उन नियमों में से ये जो तीनों स बनने वाले नियम होते हैं, ये तीनों श, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए एक प्रश्न इसमें से आएगा 1 नंबर का। तो आपको क्या याद रखना है, ये स कहाँ पे हो रहा है, जब भी विसर्ग प्लस तय आता है तो ये स होगा। जब भी विसर्ग प्लस च आता है, ठीक है, या श आता है, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स भी हो सकता है इस नियम में जहां पे दंत सकार हो रहा था। जो दूसरा श है, फिर से लिख देती हूं, ये वाला श कहाँ होता है, जब भी विसर्ग प्लस च या श हो तो इस विसर्ग को ये श हो जाएगा। आपने कश्चित में देखा था। अगला आपका तीसरा श जो है, ये वाला श कहाँ बनता है, इसका नियम है विसर्ग प्लस ट हो या श हो तो भी इस विसर्ग को आपका ये मूर्धन्य शकार हो जाता है। ये तीनों श बनाने का नियम मैंने यहाँ पे बता दिया, आप नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या करना है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम वह प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत, कि आपको क्या करना है, रेखांकित पद है उसका समास करना है या विग्रह करना, जैसे आपने संधि की, और ये भी आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। सेम वही नियम है, यहाँ पे 5 दिए हैं, 5 में से आपको केवल 4 करने हैं। एक अगर नहीं भी आता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रश्न संख्या सही डालना, प्रश्न संख्या गलत मत करना। तो पहला है वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। जो बंदर है वो शेर का कान खींच करके दोबारा पेड़ पर चढ़ जाता है, ये आपका प्रश्न है। और आपको कहता है कि वृक्षोपरि यानी कि अंडरलाइन किया हुआ शब्द क्या है यहाँ पे, वृक्षोपरि, गहरा काला अक्षर। आपको इसकी जगह पे विग्रह करना है, समास का विग्रह करना है। 3 ऑप्शन है, वृक्ष उपरि, वृक्षस्य उपरि और वृक्षे उपरि। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन है वृक्षस्य उपरि। कारण क्या है, कारण ये है आपके पेपर में 3 समास आएंगे, अव्ययीभाव, द्वंद्व और तत्पुरुष समास। यहाँ पे तत्पुरुष समास है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं करा सकती, आप हमारी वीडियो देख लीजिए और कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए वहां पे जा करके, हम आपको वहां पे समझा देंगे। और यहाँ पे सही ऑप्शन का कारण मैं बताती हूँ, ये यहाँ पे इसलिए है कि ऊपरी शब्द की वजह से जो वृक्ष शब्द है उसमें षष्ठी आई। आप देख रहे हैं ख ऑप्शन में लिखा है वृक्षस्य, वृक्षस्य जो शब्द है उसमें षष्ठी लगी है, बाकी कोई भी शब्द ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं है जिसमें षष्ठी विभक्ति लगी हो। ऊपरी की वजह से यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी। षष्ठी विभक्ति की पहचान क्या होती है, लास्ट में आधा स्य और यह लगा होता है, और यहाँ पे है ये वृक्षस्य में, ठीक है, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक, आगे है प्रकृति माता स स्नेहम भो बहु प्राणी न है यूयम सर्वे एवं में संतति। प्रकृति माता स्नेह पूर्वक कहती है कि हे प्राणियों, आप सब मेरी संतान हो। तो यहाँ पे आपको स स्नेहम की जगह पे समास करना है। ऑप्शन है स्नेहस्य सहितम, स्नेहेन सहितम और स्नेहस्य अभाव है। तो इसका सही ऑप्शन है स्नेहेन सहितम। कारण क्या है, आप देखिए, आपको शब्द दिया है स स्नेहम, किसी भी शब्द के शुरू में स लगा हुआ मिल जाए, इस तरह से पूरा स, ठीक है, तो इस स का मतलब है सह। यहाँ पे अव्ययीभाव समास है,
इस सह का मतलब है सह, और सह को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगेगी। और इस सह का अर्थ होता है सहितम संस्कृत में, और हिंदी में सह का अर्थ होता है साथ। तो जिस ऑप्शन में आपको सहितम दिखाई दे जाए वो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। दूसरी बात इसमें क्या होगी, दूसरी ये होगी कि सहितम के साथ जो पहला अक्षर होगा उसमें तृतीय विभक्ति आपको मिलेगी। अब तृतीय विभक्ति कौन से, देखिए सहितम कौन कौन से ऑप्शन में है, सहितम 2 में है, तीसरे में नहीं है, इसको काट दो पहले ही। 2 ऑप्शन बच गए अब आपके पास, इनमें से आपको चुनना है। तो स देखते ही, स मतलब सह और सह मतलब तृतीया, और तृतीया की पहचान क्या है आप देखेंगे, अगर पुल्लिंग ही देख ले, केवल बालक शब्द रूप भी अगर आप याद कर लें तो तृतीया की पहचान होती है बालकेन बालकाभ्याम बालकई, एन लगता है, वृक्षेण नगरेन एन लगता है। तो एन यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, ख में है, स्नेहेन सहितम। तो इसलिए आपका स्नेहेन सहितम ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क ऑप्शन में लिखा है स्नेहस्य, षष्ठी विभक्ति यहाँ पे लगी है। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं और बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सीधा नहीं जाना चाहती हूँ, कि जो अव्ययभाव समास होता है ना, जब आप उस समास को करते हो तो 2 अक्षर है, एक तो है आपका स और दूसरा है स्नेहम। स्नेहम को तो पहले लिखेंगे और स का अर्थ बाद में लिखेंगे जब भी आप समास करेंगे, इसीलिए स का अर्थ सहितम बाद में लिखा, और जो स्नेहम जो बाद में लिखा था उसको स्नेहन विभक्ति लगा करके पहले लिख दिया। ये इस समास का नियम है। तत्पुरुष समास में कुछ नहीं होता, तत्पुरुष समास में जैसे हमने वृक्षोपरि पढ़ा था, इसमें कुछ नहीं है, सेम टू सेम अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। ऊपरी को यूं का यूं लिखा, और जो वृक्ष था पहला अक्षर उस वृक्ष में विभक्ति लगा करके लिख दिया वृक्षस्य। ठीक है, अगला तीसरा देखते हैं हम, सर्वेषाम एवं मत कृते महत्वम विद्यते समयम अनतिक्रम्य, कि सभी का समय के अनुसार मेरे लिए महत्व है। ये यहाँ पे हिंदी है, आपको समयम अनतिक्रम्य की जगह पे समास करना है। तो बेटा आपके पेपर में जो अव्ययभाव समास आ रहा है उसमें आपको केवल 6 शब्द याद करने हैं। 6 शब्द अगर आपने याद कर लिए तो आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाता है। कई इसमें जैसे इसी सैंपल पेपर में 2 आ गया, पहला सस्नेहम और दूसरा समयम अनतिक्रम्य। तो 6 शब्द कौन कौन से हैं, सह, अनु, उप, निर, प्रति और यथा, ये आपके 6 शब्द हैं। ये 6 शब्द देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे अव्ययभाव समास हो रहा है। जैसे पहले वाले में सह देखा आपने, सह की जगह पे हमेशा स लिखा जाता है, जैसे समित्रम, सगर्वम, स लिखा जाता, सह नहीं लिखा जाता। तो इन 6 शब्दों का आपको अर्थ याद होना चाहिए, अव्ययभाव समास की वीडियो में अच्छे से कराया है। और ये 6 शब्द देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे अव्ययभाव समास है, चाहे इनका अर्थ आए चाहे ये शब्द खुद आए। जैसे तीसरा हम कर रहे हैं, उसमें क्या आया है, उसमें आया है अनअतिक्रम्य। अनअतिक्रम्य किसका अर्थ है, अनअतिक्रम्य है यथा का अर्थ। इसका मतलब क्या होता है, जितना सामर्थ्य है उतना, यानी कि जितनी उसके पास शक्ति है उतने से ही, उससे ज्यादा बढ़ करके नहीं। अनअतिक्रम्य मतलब उसको पार करके नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे यथा का अर्थ है अनअतिक्रम्य, तो यथा जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन आपका सही है। तो आप देखेंगे जो ग ऑप्शन है उसमें यथा नहीं है, तो पहले ही ग को तो काट दीजिए। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, यथा समयम और यथा समय है। इसमें सही ऑप्शन है यथा समयम। कारण क्या है, देखिए पीछे इसमें लगा है अम और इसमें यह लगा है, यही कारण है। जिसके पीछे अम लगा होगा वही ऑप्शन सही होगा। कारण क्या है, अव्ययभाव समास जो होता है उसमें समास करने के बाद वो नपुंसक लिंग बन जाता है। नपुंसक लिंग मतलब जैसे पुस्तकम, पत्रम, अम लगता है जिसके पीछे, आधा मैं जिसके पीछे लगा होता है वो होता है नपुंसक लिंग। और अव्ययभाव समास में पीछे मैं ही लगा होता है, जैसे सस्नेहम में भी आपने देखा है मैं लगा है पीछे। ऐसे ही जैसे ही आपने समयम और अनतिक्रम्य को इकट्ठा किया तो शब्द बना यथा समयम और लास्ट में अम लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ही समास करेंगे, विग्रह में नहीं, जैसे यहाँ पे अलग अलग करके लिखा है उसमें नहीं होगा अम। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्नेहन सहितम अलग अलग है, यहाँ पे नहीं होगा अम होगा यहाँ पे, जहां पे इकट्ठा करके लिखा है यहाँ पे अम होगा। और अभी अभी मैंने आपको अव्ययभाव समास करने का तरीका बताया था। क्या बताया था, पहले हम अनतिक्रम्य का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद हम समयम को जोड़ेंगे। तो पहले अनतिक्रम्य का अर्थ है यथा और फिर समयम को यूं का यूं
जोड़ देंगे तो आपका शब्द बनेगा यथा समय। अव्ययभाव समास में यही होता है, पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले। अब अगला देखते हैं, वाक्पटुः केनापि प्रकारेण परैर् न परिभूयते, कि जो वाणी बोलने में जो निपुण होता है वो किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा हराया नहीं जा सकता। तो आपको वहां पे वाक्पटुः की जगह पे समास करना है। 3 ऑप्शन है, वाचः पटुः, वाक्पटुः, वाची पटुः। सही ऑप्शन है वाची पटुः। कारण क्या है? कारण ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है वाक्पटुः। क्या लिखा है? वाक और पटुः। वाक का अर्थ है वाणी और पटु का अर्थ है निपुण। निपुण का मतलब क्या होता है? माहिर, किसी चीज में माहिर होना, जैसे कोई संगीत में है, कोई वाद्य यंत्र बजाने में है। तो पटु शब्द जहां भी होता है तो पटु के पहले जो भी शब्द आएगा उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति लगती है। शब्द रूप आपको याद होना चाहिए। और वाक जो शब्द यहाँ पे दिया है, पटु को तो यूं का यूं जोड़ेंगे, जैसे ऊपरी को यूं का यूं जोड़ा, वैसे ही पटु तो यूं का यूं आपका जुड़ेगा। और जो वाक शब्द है, पहला शब्द वाक है, उसकी सप्तमी आप लिखेंगे। तो यहाँ पे जो वाक है उसकी सप्तमी क्या है? वाची। तो आपका शब्द बनेगा, समास जो विग्रह होगा वो होगा वाची पटुः, क्योंकि बाकी में जो है वो सप्तमी विभक्ति नहीं है, वाक की सप्तमी विभक्ति वाची होता है। अगला आपका है हयः च नागः च वहन्ति बोधितः। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? हयः च नागः च का समास करना है। तो आप एक समास पढ़ते हैं हिंदी में भी, कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हिंदी में क्या होता है? और लगता है, राम और श्याम, राम और सीता, इस तरह से। ठीक है, तो और संस्कृत में जो और है उसकी संस्कृत क्या होती है? च होती है। यानी कि आपको द्वंद्व समास में संस्कृत में क्या मिलेगा? च मिलेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा च, यानी कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। एक बात हो गई आपकी। दूसरी बात, जब आप इनको जोड़ते हैं, जब आप इनका समास बनाते हैं तो च को खत्म कर देंगे, हटा देंगे च को। आपके पास मूल शब्द बच जाएंगे। क्या क्या बचे? हयः और नागः, 2 शब्द बन गए। ठीक है, अब आपके पास 3 ऑप्शन है, हयनागः, हयानागौ और हयानागाश्च। सबसे पहले आप उस ऑप्शन को काटेंगे जिसमें च लिखा है। तो च गए ऑप्शन में है, उसको काट दीजिए। 2 ऑप्शन बच गए, हयनागः, हयानागौ। अब आप एक चीज देखिए कि आपके पास 2 शब्द हैं, हयः, नागः। दोनों क्या हैं? बहुवचन हैं। दोनों क्या हैं? बहुवचन है। कैसे? जैसे आप पढ़ते हैं ना, बालकः, बालकौ, बालकः, अह जिसके अंत में लगा होता है वो होता है बहुवचन। तो यहाँ पे दोनों के पीछे आह लगा है। हयाः, आ की मात्रा और विसर्ग, नागः, आ की मात्रा और विसर्ग, यानी कि ये बहुवचन है। तो बहुवचन वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप देखते हैं ख ऑप्शन जो है उसमें हयानागौ लिखा है। तो बालकः, बालकौ, बालको द्विवचन होता है जिसमें ये 2 औ की मात्रा लगी होती है। यहाँ पे भी 2 औ की मात्रा लगी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें तो बहुवचन वाला ऑप्शन चाहिए। तो क ऑप्शन जो है ना वो सही है, हयनागः। अब आप एक चीज देखेंगे कि नागः तो समझ में आ गया कि नागः को तो अंत में यूं का यूं नागः जोड़ दिया, लेकिन हयः जो था उसका हय क्यों लिखा? क्या लिखा है यहाँ पे? हयः जो था उसको हय लिख दिया, आ की मात्रा और विसर्ग हटा दिया। तो बेटा जब भी आप यहाँ पे जोड़ते हैं तो केवल पहला जो शब्द होगा उसको तो मूल रख लेंगे, और जो दूसरा शब्द होगा ना उसको बहुवचन में यूं का यूं लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये जो लास्ट वाला शब्द होगा ना इसको देख के पता लगेगा कि ये बहुवचन है कि एक वचन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये 2 प्रश्न कर लिए हैं। मेरा जो सैंपल पेपर है वो बहुत डिटेल में चल रहा है। मैं चाह के भी उसको शॉर्ट में नहीं करा पा रही हूँ, क्योंकि मैं बिना नियम करे ऐसे ही सिंपल आंसर बता के मैं भागना नहीं चाहती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आगे का सैंपल पेपर जो है वो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा।